हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम देखेंगे एडुटेरिया पब्लिकेशन में BSSC के लिए सेट नंबर 4 को। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट इसमें कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी अगर मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। खान सर की पुस्तक से लगभग 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है और इसका 3 कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट अभी तक हो चुका है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं तो सारे क्वेश्चंस को आपको देखते हुए चलना है। आप लोग अगर एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में सेट नंबर 4 को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे BSSC इंटर स्तरीय एडुटेरिया का सेट नंबर 4 है। और इसमें क्या है कि हर एक सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर और गलत के लिए -1 नंबर काटा जाता है। और ये एग्ज़ाम 2 घंटा 15 मिनट का होता है। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में सेट नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 1, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है ये प्राप्त हुई थी इलाहाबाद संधि के पश्चात और ये 12 अगस्त 1765 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1764 के बक्सर युद्ध में तिलगुट सेना की हार हो जाती है, जिसके बाद अंग्रेज और मुगल के बीच में इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, जिसके तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी जो है ये अंग्रेजों को प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और इसके तहत क्या होगा कि ये अंग्रेज यहाँ पे दीवानी वसूलेंगे और शाह आलम द्वितीय को सालाना 26 लाख रुपए दिए जाने का ये भी तय होता है। लेकिन आगे चलकर क्या है कि अंग्रेज बहुत चालाक होते हैं, वो धीरे धीरे करके क्या पेंशनधारी बना देते हैं, उसके बाद पेंशन बंद कर देते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 2, निम्नलिखित में किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार जो है ये क्रिस्टो दास पाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और क्रिस्टो दास पाल जो है ये 1861 में हिंदी पेट्रियाट के संपादक भी बने थे। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 3, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? तो ये राज्य हड़प की नीति जो है ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब लाया गया था? तो ये लाया गया था 1848 में। और सर्वप्रथम जो है ये किसको हड़पा गया था? तो सतारा को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जैतपुर को 1849 में हड़पा गया था, सतारा को 1848 में, अवध को बाद में किया गया था और झांसी को कब किया गया था? 1853 में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये डलहौजी के द्वारा जो राज्य की हड़प नीति लाई गई थी 1857 की क्रांति में, इस नीति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि भारतीयों के अंदर जो विद्रोह की भावना है ये तभी से पनप रही थी। लेकिन उसके बाद क्या 1857 में फूट जाती है और विद्रोह हो जाती है। तो उस समय का तत्कालीन कारण जो है वो जब आप मेंस लिखेंगे ना, जैसे BPSC PCS वगैरह में, तो उसमें ये सब मेंशन करना होता है कि पहले का कारण क्या था, तत्कालीन प्रभाव क्या था, मुख्य प्रभाव क्या था। तो ये सब उसमें लिखना होता है। खैर यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। 4, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 5, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो ये कौन सा आंदोलन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये जो है क्या हुआ था, गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय मांग की गई थी, जिसको क्या है कि ब्रिटिश जो है मतलब वो जो वाइसराय होता है उस समय का कौन होता है? तो वो होता है इरविन जो है मांग ठुकरा देता है। तो उसके बाद क्या है कि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और इसकी शुरुआत जो है वो कब होती है? तो 6 अप्रैल से होती है, जब गांधी जी साबरमती आश्रम से निकलकर डांडी पहुंच जाते हैं और उसके बाद नमक कानून उठा के हाथ में नमक उठा के कानून तोड़ देते हैं, तब इस आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। तो ये जो है ये 6 अप्रैल से 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये नमक सत्याग्रह चलता है। और 6 अप्रैल को ये कहाँ डांडी पहुंच जाते हैं और नमक कानून तोड़ देते हैं। उसी दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मान ली जाती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 6, जिया तरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो जिया तरंग आंदोलन का जो प्रारंभ है ये हुआ था मणिपुर में।
ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गॉर्डेन्यूल को रानी की उपाधि प्रदान की थी इसी आंदोलन के बाद, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और गॉर्डेन्यूल कौन थी? तो ये जो है जिया तरंग आंदोलन जो है मणिपुर में शुरू हुआ था। यूदू नाग की चचेरी बहन थी गॉर्डेन्यू, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7 मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? तो साइंटिफिक सोसाइटी का गठन जो है 1872 में ये किया गया था मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और इसका संबंध जो है वो मुसलमानों में शिक्षा से है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 8 पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना जो है ये वर्ष 1927 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और इसमें प्रमुख हिस्सेदारी किनकी थी? तो मनीन्द्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण वल्लभ सहाय, ब्रिजनंदन प्रसाद, ये सब जो है इसकी स्थापना में शामिल थे। 9 हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो हुमायूं के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया है उसमें सबसे बाद में लड़ा गया युद्ध है सरहिंद का युद्ध। ये 1555 का युद्ध है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी युद्ध से हुमायूं ने भारत में पुनः अपनी सत्ता को स्थापित की थी। उसके बाद देवरा का युद्ध, ये कब का है? 1531 का, हुमायूं ने अफगानों को हराया था। उसके बाद चौसा का युद्ध 1539, इसमें क्या है? शेरशाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हो गया था। चौसा में पहली बार पराजित हुआ था और कन्नौज में 1540 इसमें अंतिम रूप से पराजित हो गया था और देश छोड़कर भाग गया था। 10 आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है ये गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। गुरु अर्जुन देव जो है ये सिख गुरु में 5वें नंबर पे हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है कि ये किस क्रम के? तो 5वें नंबर के हैं। 11 निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है? तो किस हड़प्पा स्थल से उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है? तो ये धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 12 निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है विसेंट स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 13 निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी, ये तो सत्य कथन है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी, ये भी सत्य है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन डी जो है कि बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्ति को भी प्रदान की जाती थी, यह कथन जो है यह असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इन लोगों को प्रदान नहीं की जाती थी, यह जो था ये वर्जित था। 14 संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 15 लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति के लिए 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 131 है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 16 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु जो है यह है 65 वर्ष। पहले ये 60 वर्ष हुआ करता था, लेकिन इसको बढ़ाकर अब 65 वर्ष कर दिया गया है। 17 निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो पंचशील का सिद्धांत क्या नहीं था? तो नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पंचशील समझौता जो है ये भारत और चाइना के बीच में हुआ था 1954 में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 18 संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो यह अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 19 केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? ये किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो भारत परिषद अधिनियम 1909।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार देता है। 20 संसद सदस्यों की निर्हता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो संसद सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय कौन लेता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 21 अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है ये कहाँ पे किया गया है? तो ओस्लो में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये ओस्लो कहाँ पे? तो ये नॉर्वे में है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 22 भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये कितने राज्यों से गुजरता है? IST 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये कितने डिग्री से गुजरती है IST? तो 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरती है, ये भी ध्यान में रखेंगे। 23 कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? तो अधिकतम सीमा म्यांमार से कौन स्पर्श करता है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश को ही उगती सूरज की भूमि का प्रदेश भी कहते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य उदय जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। 24 निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यह केरल राज्य में है और इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। 25 मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी जो है ये किससे संबंधित है? तो ये अलकनंदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 26 निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका भालकुंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भालकुंड जो है ये बीना नदी पर है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 27 कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्रपात करता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त जो है ये कौन सा राज्य करता है? तो हरियाणा करता है, पंजाब करता है और राजस्थान करता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भी है और यह सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल परियोजना। 28 भारत में आर्थिक उदारीकरण यानी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हुआ था। तो ये कब हुआ था? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1991 में हुआ था ये, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 29 नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको काल के अनुसार व्यवस्थित करना है कि किसका गठन कब हुआ था। तो स्केयर इसका गठन कब हुआ था? 1993 में। ICRA 1991 में। CRI SIL 1987 में। तो इसमें से कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो कूट ए जो है ये सही हो जाएगा क्रम के अनुसार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 30 निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा तारापोर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा से संबंधित नहीं है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तारापोर समिति जो है ये पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनीयता पर सलाह देने हेतु गठित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी आप इन सभी समिति को देख लेंगे, याद कर लेंगे। 31 भारत में तृतीय क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर में सम्मिलित नहीं है। तो टर्शियरी सेक्टर में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो वानिकी और मत्स्यिकी ये जो है ये टर्शियरी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी पर्यावरण और परिवहन, परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा ये सब जो है टर्शियरी से संबंधित है। 32 भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? तो अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 33 भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य क्या नहीं है? तो खाद्यान्नों की
निर्यात। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि कमज़ोर वर्गों तक वितरण, किसानों से उचित मूल्य पर खरीद और बफर स्टॉक के रख रखाव, ये सब जो है इसका मुख्य प्रबंधन है, उद्देश्य है। 34, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में कौन सी संस्थान औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये कौन सी संस्थान करती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 35, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? तो वस्तु लेन देन कर जो है ये पहली बार 2013-14 में प्रस्तुत किया गया था। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 36, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है ये 1985 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है वो 1961 से की गई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 37, आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं? तो आकाशदीप पुस्तक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 38, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थित है रुड़की। रुड़की कहाँ पे? ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुणे में क्या है? तो भारतीय मौसम वेधशाला है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 39, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? तो आलम आरा जो है ये वर्ष 1931 में प्रदर्शित हुई थी। ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 40, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है ये कितना है? तो 13 करोड़ 7 लाख 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 13 करोड़ 7 लाख 25,310। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 41, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? तो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है शांति के क्षेत्र में ये मिलेगा नरगिस मोहम्मदी को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इनका संबंध जो है वो ईरान देश से है, इसको भी ध्यान में रखना है। 42, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और भारत का इस 2023 में जो स्थान है वो 127वां है। पहले नंबर पे कौन है? आयरलैंड है और अंतिम नंबर पे अफगानिस्तान है। 43, एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो एकता सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक्विरीन भी जो है एक्विरीन ये भी भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है। समुद्र शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच में श्लीनेक्स आयोजित किया जाता है। और धर्म गॉर्जियन जो है भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। 44, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 का थीम विषय क्या है? तो 2023 का थीम विषय क्या है विश्व तंबाकू निषेध दिवस का? ग्रो फूड नॉट टबैको। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये कब मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस? तो प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। 45, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो साक्षी कुमारी का संबंध जो है यह है कबड्डी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 46, 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन भारत में हुआ है और 19वां का आयोजन कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2024 में G7 जो है ये कहाँ पे होगा? इटली में होगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 47, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जो है ये जीता है आर्यना सबालेंका। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुरुष एकल में कौन जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच और महिला में आर्यन सबलेंका।
48 मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है ये ओडिशा राज्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 49 न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? तो एनडीबी का नया सदस्य देश जो है ये मिस्र बना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसका मुख्यालय कहाँ है एनडीबी का? तो ये है शंघाई में, इसको भी ध्यान में रखेंगे, शंघाई चाइना में। 50 NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो NVS-01 को प्रक्षेपित किया गया है GSLV F-12 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 51 बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बोरेक्स जो है ये सोडियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7.10H2O। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 52 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों की उनके वेग के बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। तो वेग में इनका बढ़ता क्रम कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और द्रव्यमान जो क्रम है वो कैसा हो जाएगा? तो वो ऐसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और वेग में ये क्रम जो है ये ऐसे है। 53 क्षयांता का गुण पाया जाता है। क्षयांता का गुण जो है ये द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है। क्षयांता किसको बोलते हैं? तो इसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो द्रव और गैस दोनों में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 54 लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल जो है ये 20 से 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। डब्ल्यूबीसी का क्या है? तो 2 से 5 दिन का होता है। 35 ऑटो वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑटो वाहन में हाइड्रोलिक ब्रेक? तो पास्कल के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 56 निम्नलिखित में कौन एक अदिश राशि है? तो इसमें अदिश राशि कौन है? तो यह है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अदिश राशि क्या होती है? तो जिनमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 57 निम्न में किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाती है उसको हम क्या कहते हैं? तो परिक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके कारण क्या होता है? तो ऋतु जो है परिवर्तन होता है, यानी मौसमी घटना जो है वो इसी पे डिपेंड करती है। और दिन और रात जो है ये पृथ्वी के परिभ्रमण से होता है, यानी कि पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूमती है उसकी वजह से दिन और रात होता है। 58 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए मिलाते हैं। जी मार्कोनी इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो रेडियो की। J.L. बेयर्ड इन्होंने किसकी खोज की थी? टेलीविज़न की। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन और थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है ये सही है। 59 हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या होगा? तो हवा में केवल गुब्बारा तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 60 अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? तो ये किस स्थिति में बनेगा आभासी एवं सीधा? तो जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 61 परिपथ में धारा है। तो परिपथ में धारा कितना हो जाएगा? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो ये 2 है, ये 2 है, ये कितना हो जाएगा? कॉमन इसका 4 हो जाएगा। और उसके बाद ये क्या है? ये समानांतर में रहेगा तो ये 2 रहेगा। तो समानांतर का वाला कैसे निकालते हैं? 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/2 यानी कि 3/4, यानी कि r की वैल्यू 4/3। अब हमें क्या निकालना है? i की वैल्यू निकालनी है। v दिया हुआ है, r दिया हुआ है। तो v बराबर क्या होता है? IR। तो i बराबर क्या हो जाएगा? v/i। तो कितना हो जाएगा? 2/4/3। तो कितना हो जाएगा ये? 3/2 एम्पियर, यानी कि 1.5 एम्पियर।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 62 मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो क्या नहीं बनेगा, तो ये नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मोमबत्ती के हवा में जलने पर नाइट्रोजन नहीं बनेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। 63 दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति, तो कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति जो है ये कैसी होती है, तो ये क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 64 निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो इसमें कौन सा सही है कि सामान्यतः धातुएं जो है वो तन्य यानी कि डक्टाइल होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 65 कोशिका का निम्नलिखित में कौन सा भाग निर्जीव है, तो कोशिका का कौन सा भाग जो है वो निर्जीव होता है, तो कोशिका का भाग जो है रिक्तिका यानी वैक्यूल जो है ये निर्जीव होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 66 निम्नलिखित में किसे कोशिका के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा, तो साइटोप्लाज्म का भाग जो है ये नाभिक को नहीं माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 67 धमनी और सीरा में रक्त का पीएच होता है, तो धमनी और सीरा में रक्त का पीएच जो है वो कैसा होता है, तो सीरा में अधिक और धमनी में जो है कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। धमनी में क्या है, तो धमनी में जो है वो शुद्ध ब्लड पाई जाती है, और सीरा में क्या है, तो सीरा में अशुद्ध ब्लड पाई जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे। 68 निम्नलिखित में कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो वास्तविक रूप से मछली कौन है इसमें, तो यह समुद्री घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यह जो है एक मछली होती है। 69 जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये किया था बारबरा मैकिलटांक ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और इनको इसके लिए 1983 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल भी मिला था। 70 मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम है, तो मानव शरीर में जो तत्व पाया जाता है मात्रा के अनुसार वो सर्वाधिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 1। 71 निम्नलिखित में कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमिलित नहीं है, तो पादप हार्मोन के संबंध में कौन सही सुमिलित नहीं है, तो ये हो जाएगा पहला ऑक्सिन्स, ये जो है फल पकाने वाले नहीं है हार्मोन, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसका संबंध क्या है, तो पत्तियों का विलगन रोकना, खरपतवार को नष्ट करना और वृद्धि वर्धक, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ये सही सुमेलित नहीं था, बाकी सभी को आप अच्छे से देख लेंगे। 72 रासायनिक परिवर्तन में शामिल है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन में क्या शामिल है, तो एब्जॉर्प्शन या ऊर्जा की मुक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि उस चीज़ को हम दोबारा मतलब उसके शेप में नहीं ला सकते हैं, लेकिन फिजिकल चेंज जब होता है तो उसको हम दोबारा, जैसे मोमबत्ती पिघलता है तो उसमें रासायनिक चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 73 जंक एक मिश्रण है, रस्ट इज ए मिक्सचर ऑफ, तो रस्ट जो है ये किसका मिक्सचर है, तो Fe2O3 और FeOH3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 74 स्मॉग किसका उदाहरण है, तो स्मॉग जो है ये किसका उदाहरण है, तो हवा में बिखरा धुआं और धातु। ऑप्शन 74 स्मॉग किसका उदाहरण है, तो स्मॉग जो है ये उदाहरण है हवा में बिखरा धुआं और पानी का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 75 इनमें कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है यह है समुद्री जल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा सेट नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हुआ।
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर दिया जाता है और गलत के लिए -1 नंबर काट लिया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखा करिए, सारे अपडेटेड करेंट अफेयर्स के साथ क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से देख लेना है ताकि आपको क्वेश्चन जो याद नहीं है वो याद हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।